Hello my dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed about section 21 that is relating to effect of substituting or adding new plaintiff and defendant. इसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लोज वन जो जनरल रूल कहता है वो कहता है कि अगर मान लो आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया और उसके बाद आपने प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को ऐड करना चाह रहे हो, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, हालांकि वो पहले पार्टी नहीं था, तो जिस दिन उसे सब्स्टिट्यूट किया गया कोर्ट ने, जिस दिन ऑर्डर कर दिया गया उस दिन से ही उसको जो है पार्टी ऐड किया जाएगा, माना जाएगा। प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ ओमिशन हुआ है नए प्लेंटिफ को ऐड करने में या कोई मिस्टेक हुई है गुड फेथ में, तो उस मामले में अर्लियर डेट से, अर्लियर डेट का मतलब आप कहोगे रिलेट बैक हो जाएगा, ये पहले की डेट से जिस दिन सूट फाइल हुआ उस दिन से इसको माना जाएगा। जैसे कि एलआर वगैरह जो होते हैं, फादर या फैमिली मेंबर की डेथ के बाद उनके एलआर को जब पार्टी बनाया जाता है तो उस मामले में ये अप्लाई होगा। क्लोज 2 ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया, उस मामले में ये अप्लाई नहीं होगा। डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होगा, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होगा अगर उसके रिगार्डिंग आपने कुछ ऐड और सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज रिलेटिंग टू सेक्शन 21 दैट इज कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टोर्ट्स, कि लगातार कुछ ब्रीच आप कर रहे हो, कुछ आप वायोलेशन कर रहे हो, रॉन्ग एक्ट्स कर रहे हो, टोर्ट्स हो रहा है, तो उस मामले में क्या होगा। कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग टोर्ट, कंटिन्यूइंग लगातार टोर्ट हो रहा है, लगातार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जितनी बार कोई वारदात होगी, जितनी बार कोई भी कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है रन हो जाएगा एट द एवरी मोमेंट, हर बार of the time during which the breach of the contract, the tort as the case may be continuous। मान लीजिए हम एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, ये एक गली है, यहाँ बी का घर है, ये क्या करता है इस घर के बाहर आके कूड़ा डाल देता है। आज कूड़ा डाला इसने 1/7/2019 को, कंटिन्यू रहा, फिर से 2/7 को भी डाला, 3/7 को भी डाला, तो जितनी बार ये कूड़ा डाल रहा है तो इस दिन भी कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, इस दिन भी हो गया और ये फ्रेश कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। तो कंटिन्यूइंग ब्रीच कर रहा है, कंटिन्यूइंग टोर्ट की वारदात कर रहा है, तो उस मामले में क्या होगा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिगिंस टू रन होगा हर एक मोमेंट पर जब भी कोई ब्रीच हुआ है, टोर्ट हुआ है, कुछ ऐसी एक्टिविटी की गई है। इसको हम तो कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको हमेशा ही ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है कुछ नहीं ज्यादा आने वाला एग्जाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो हम इसे समझते हैं। अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम इस सेक्शन 21 का ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट इसका है कि प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट का क्या मतलब हुआ। और सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो भी लॉस होगा होल पीरियड का वो टू डिराइव और कंपनसेट द लॉस सफर्ड। दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर कंटिन्यूइंग जब हो रही है, कुछ वारदात हो रही है, कुछ घटना हो रही है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को हम कैसे मान के चलेंगे। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, ये 2 कमरे बने हुए हैं, ये कमरा है, ये कमरा है, ये बीच में किचन लगा लीजिए आप, ये आंगन है और यहां से ये छत ओपन है, साथ में एक घर और है, ये इसमें 2-3 मंजिलें वगैरह बनी, ये घर बी का है, ये ए का है। ये हर रोज क्या करता है, इस घर में पत्थर डालता है, पत्थर फेंकता है। मान लीजिए 1/7/2019 को भी पत्थर फेंका, 2/7/2019 को भी पत्थर फेंका, फिर कुछ दिन इसने रुक गया, फिर 4/8/2019 को भी इसने कुछ मिसचीफ की, फिर 5/10/2019 को भी किया। तो अगर ये ए है, मान लो 1 तारीख को भी सूट फाइल करता है, फिर उसने दोबारा 2 को किया, फिर 4 को किया, 5 को किया, तो कितने 4 सूट तो इसने फाइल कर ही दिए। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए जो 5 को जो है कोज ऑफ एक्शन मान लिया जाएगा, वहीं से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से जो है वो अपना सूट फाइल कर सकता है। तो इससे मल्टीप्लिसिटी जो है वो सूट्स की नहीं होगी।
तो अगर हम इसको ये समझें कि इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, जब हम टोर्ट की बात करते हैं, टोर्ट में सबसे पहले तो इंजरी होती है, कोई नुकसान होगा, चोट पहुंचेगी, फिर उसमें डैमेजेस भी मिलते हैं कि उस नुकसान की, उस इंजरी की वजह आपको क्या नुकसान हुआ, और कोई बड़ा नुकसान हुआ तो आपको कंपनसेशन भी उसमें डिमांड किया जाता है कि मुझे जो है कंपनसेशन भी दिया जाए। तो टोर्ट होता है ये, जिसमें क्या है, हम सिविल रॉन्ग की वजह से सूट फाइल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ना कंटिन्यूइंग ब्रीच की, कंटिन्यूइंग ब्रीच, इसमें इंक्लूड होगा कंटिन्यूइंग रॉन्ग, रॉन्ग मतलब जो इंजरी आपको हो रही है। नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा, आपका जो कंटिन्यूइंग राइट है ना, कंटिन्यूइंग राइट यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। कहीं आप सोचो कंटिन्यूइंग राइट भी आपका यहां पर इंक्लूड हो जाएगा, ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ कंटिन्यूइंग रॉन्ग जो है, कंटिन्यूइंग ब्रीच जो है वो अप्लाई होगा और टोर्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बात कह रहा है सेक्शन 22। अब अगर हम सेक्शन 21 की बात, 22 की बात करें तो हमें ये देखना है कि राइट टू सू कब अराइज होता है। व्हेन राइट टू सू अराइज, राइट टू सू कब अराइज होगा। सबसे पहली चीज, जहां पर डिफेंडेंट क्या कर रहा है, कुछ एक एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, उसके थ्रू आप समझ लीजिए। नॉर्मली अगर आप देखो एवरी मोमेंट पे अराइज होगा, एवरी मोमेंट, हर एक पल पे अराइज होगा व्हेन द ब्रीच कंटिन्यू, व्हेन द ब्रीच कंटिन्यू, जब भी ब्रीच कंटिन्यू होगा, जब भी कोई भी ब्रीच किया गया, अवमानना की गई, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल, खेतों में क्या पानी लगाया जाता है, पानी की बारी आती है, उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, जहां पर डिफेंडेंट की बात मैं कर रही हूं, डिफेंडेंट क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है या ड्रेन डाइवर्ट करता है ड्रेन को, पानी की निकासी को, ठीक है, या कंटिन्यूइंग ट्रेसपास कर रहा है, ट्रेसपास कर रहा है किसका, किसी की प्रॉपर्टी में, इमूवेबल ही होगा क्योंकि मूवेबल में तो अलग प्रोसीजर होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। या मान लो वॉशरूम्स मेड ऑन पब्लिक प्लेस, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है, एक तरह पब्लिक न्यूसेंस हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कि क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट द वे, ऑब्स्ट्रक्ट द वे, ठीक है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट राइट टू वर्शिप, किसी का राइट टू वर्शिप है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है कि तो मंदिर नहीं जा सकता, तो मस्जिद नहीं जा सकता, तो चर्च नहीं जा सकता। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर हम पर्सनल लॉ में देखें, अगर हम पर्सनल लॉ की बात करें, मान लीजिए ए जो है वो वाइफ है, बी जो है वो हस्बैंड है, ये क्या कर गई, लीव द हाउस ऑफ हस्बैंड, लीव द हाउस ऑफ हस्बैंड, ये हस्बैंड का घर बार बार हस्बैंड का घर इसने छोड़ दिया। फिर बाद में क्या कर रही है, वो रिफ्यूजल कर रही है, रिफ्यूजल टू रिटर्न, रिफ्यूजल टू रिटर्न है। मान लीजिए बी गया, पहले वो गया 1/12/2019 को वाइफ को लाने के लिए, फिर वो गया 1 मार्च 2020 को, फिर ये क्या होगा, फिर गया 1/8/2020 को। ये क्या है, कंटिन्यूइंग ब्रीच है ये, दिस इज कंटिन्यूइंग ब्रीच, ठीक है।
तो ब्रीच की जब बात आती है ना, जब ब्रीच की बात आती है तो कॉन्टेक्स्ट में ब्रीच होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें कंसेप्ट है टोर्ट, टोर्ट में ब्रीच नहीं होगा, कॉन्टेक्ट में ब्रीच होता है। अगर अगला इसमें एक पॉइंट हम डिस्कस करें कि जब ब्रीच की बात आई तो इसका मतलब ये कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई है, तो सेक्शन 22 अप्लाइज कहां कहां अप्लाई होगा, अप्लाइज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अप्लाइज ऑन टोर्ट मैटर्स, ठीक है, इन चीजों पर अप्लाई होगा। अब अगर हम बात करते हैं, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, दो तरह की टर्म होती है, एक होता है कंटिन्यूइंग ब्रीच, ठीक है, एक होता है सक्सेसिव ब्रीच। इन दोनों टर्म को समझना जरूरी है क्योंकि इनमें भी कंफ्यूज होता है, सक्सेसिव और कंटिन्यूइंग में क्या फर्क है। अब मान लीजिए कोई हाउस रेंट है 1 मंथ का, फिर ये क्या हुआ, पेंडिंग है 2 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 4 महीने का, जो पीरियडिकली देनी है पेमेंट, पीरियडिकली होता है, दैट इज सक्सेसिव ब्रीच। तो इस पर जो है सेक्शन 22 नोट अप्लाइज, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। अगर मान लो हम 4th मंथ का रेंट मांगते हैं तो ये तीनों छूट जाएंगे, 3 का मानेंगे तो 2 छूट जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या है कि फ्रेश स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि पिछला भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ही वो जो है रेंट जो है क्लेम किया जा सकता है। तो सक्सेसिव ब्रीच जो है ये है कि सक्सेसिव ब्रीच के अंदर जो है आप सेक्शन 22 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बात इसके अंदर कही गई है कि सक्सेसिव ब्रीच जो है वो एक अलग मैटर है। एक इसके अंदर लैंडमार्क केस है, उसमें आपको मैं फैक्ट्स बता देती हूं क्या है। केस का नाम है बालाकृष्णा वर्सेस बालाकृष्णा वर्सेस श्री DM संस्थान। इसमें क्या हुआ, अपेलेंट है और रेस्पोंडेंट है। अपेलेंट क्लेम कर रहे हैं कि वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल, और रेस्पोंडेंट जो है वो है ट्रस्टी। अब ये कह रहे हैं कि एक जो है बार बार क्या कर रहे हैं कि ये हमें जो रेस्पोंडेंट जो है वो बार बार हमें क्या कर रहे हैं, डिस्पोजेस्ट कर रहे हैं, इससे डिस्पोजेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, वो क्लेम करते हैं राइट को, क्लेम कंटिन्यूइंग राइट। वो कंटिन्यूइंग राइट का क्लेम कर रहे हैं कि हमारा यहां पर राइट बन रहा है, तो वो हमें राइट दिलवाया जाए, ये हमें डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, तो हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाए। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि सेक्शन 22 जो है वो अप्लाइज ओनली, सेक्शन 22 अप्लाइज ओनली कंटिन्यूइंग राइट, सॉरी कंटिन्यूइंग ब्रीच, नॉट ऑन कंटिन्यूइंग राइट। कंटिन्यूइंग राइट पर ये नहीं चल रहा है, ये बात इसमें कही गई थी। तो ये जो केस है इसके अंदर द केस वॉज हेल्ड इन फेवर ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्टीज के फेवर में होल्ड किया गया था। एक और केस है इसके अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है जोखन राय, जोखन राय वर्सेस बैकुंठ सिंह।
इस केस में क्या है, एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग बात निकल के आई। सूट फाइल हुआ 1961 में, ठीक है, डिसमिस हुआ 1964 में, अपील फाइल की गई, अपील मतलब फर्स्ट अपील फाइल की गई 1969 में, सेकंड अपील फाइल की गई 1970 में, वो भी डिसमिस होगी। एग्जीक्यूशन केस जो है वो 1983 में लगाया गया, ठीक है। जो 1970 में जो अपील थी इसको डिसमिस किया गया था 1980 में। जब ये एग्जीक्यूशन के लिए हमें पता है 12 साल का टाइम होता है, 12 इयर्स का लिमिटेशन है। तो अब ये इश्यू राइज हुआ कि जब 1961 का सूट था और 83 तक तो है वो 21 साल हो चुके हैं, तो ये बार्ड है। तो कोर्ट ने कहा कि कंटिन्यूइंग था ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस चल रहा था ये, तो 1980 के बाद से ही इसको लगाया जाना था, तो इट इज नॉट बार्ड। तो कोर्ट ने कहा कि ये बार्ड नहीं हो सकती। तो ये है हमारा आज का टॉपिक दैट आई हैव कवर्ड। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2 ही लाइनें हैं। इन द केस ऑफ ए कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूइंग ब्रीच की बात हो रही है, ये टॉर्ट के मैटर की बात हो रही है। टॉर्ट में भी करंटली जो है कंटिन्यूइंग राइट अराइज हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप ये कहते हो कि सक्सेसिव ब्रीच हो रहे हैं, जैसे रेंट का एग्जांपल लिया, तो वो अप्लाई नहीं होगा। कंटिन्यूइंग ब्रीच की बात हो रही है, कंटिन्यूइंग राइट की बात नहीं हो रही है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से अपने लेक्चर को समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और कमेंट का आंसर जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं जरूर दूंगी। कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।